गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वंदना हिंदी विद्यालय से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 3 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है चारू चंद्र की चंचल किरणें। इस पोएम को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझेंगे। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ है और निधन सन 1964 ईस्वी में। राष्ट्र कवि, देखो बच्चों, इनको जो है राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण को राष्ट्र कवि कहते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिर गांव में हुआ था। कविता के संस्कार उन्हें अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। मतलब इनके माता पिता भी कविता लिखते थे। हिंदी खड़ी बोली कविता के क्षेत्र में उनके काव्य को बहुत लोकप्रियता मिली। उनकी रचनाओं में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिय, पंचवटी आदि उनकी ये प्रमुख कृतियां हैं बच्चों। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। प्रस्तुत काव्यांश पंचवटी से लिया गया है। जो भी आप कविता पढ़ेंगे वो पंचवटी नामक बड़ी कविता से लिया गया है। इस कविता में चांदनी रात और प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक चित्रण हुआ है। वनवास के दौरान सीता, राम, लक्ष्मण पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह जो होता है बच्चों, उसे पंचवटी कहते हैं। पंचवटी में पर्ण कुटी बनाकर यानी पत्तों की कुटी बनाकर घास फूस का घर बनाकर रह रहे हैं। तो यही जो देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है, सरोवर के किनारे ज़मीन पर कितना अच्छा जो है पर्ण कुटी बना हुआ है और राम वहाँ पे धनुष लिए खड़े हैं। तो इस कविता को अब हम पढ़ते हैं और समझते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो इसका भावार्थ होगा बच्चों कि मनमोहक चंद्रमा की चंचल किरणें जो हैं वो जल थल दोनों में खेल रही हैं। धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है। धरती हरी भरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। ऐसा लगता है कि वृक्ष भी मंद मंद बहने वाले वायु के झोंकों से मस्त होकर के झूम रहे हैं। अगला है, पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो बच्चों अभी मैंने यहाँ तक के भावार्थ बोल दिए थे, फिर से एक बार हम समझाते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती धरती हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो फिर से एक बार सुनते हैं इसके भावार्थ को। इसमें कह रहे हैं कवि कि मनमोहक चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल दोनों जगह पे खेल रही हैं। धरती तथा आकाश में निर्मल चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है। धरती हरी हरी घास की नोकों से अपनी प्रसन्नता जो है सामने ला रही है। ऐसा लगता है कि वृक्ष भी मंद मंद बहने वाले हवा के झोंकों से मस्त होकर के झूम रहे हैं। अगला है बच्चों, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक कामना। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमय युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पे बच्चों पंक्ति में भुवन शब्द आया है, तो भुवन का मतलब होता है संसार, याद रखना। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में एक सुंदर सी पर्णकुटी बनी हुई है, जिसके सामने धैर्यवान, बहादुर तथा निर्भीक हृदय वाला एक पुरुष साफ सुथरी चट्टान पर बैठा हुआ है। जब सारा संसार सो रहा है जबकि भुवन भर सोता है, उस समय शिला पर बैठा हुआ यह कौन धनुधर है जो जाग रहा है। कामदेव जैसा यह सुंदर भोगी पुरुष योगी सन्यासी जैसा दिखाई पड़ता है। मतलब ये है कौन? तो बच्चे वो कौन थे? वो राम या लक्ष्मण थे। कौन थे बच्चों? तो वो राम थे। अगली पंक्ति है, किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग विपिन में बैठा आज विराग लिए। आगे है, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। तो बच्चों इसको समझते हैं। तीसरी पंक्ति, यह वीर व्रती किस व्रत का पालन करते हुए निद्रा का त्याग किए हुए यहाँ पे बैठा है। ये जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है? वह युवक तो राज सुख भोग करने लायक है, फिर भी वो सब त्याग कर यहाँ बैठा है। फिर भी बैराग लेकर यह जंगल में क्यों बैठा हुआ है? और वो है कौन? जिस पर्णकुटी का यह
युवक रक्षा बना हुआ है, पता नहीं उसमें कौन सा धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में यह तन मन तथा जीवन से लगा हुआ है। तो बच्चों आप क्या बता सकते हो कि किस रक्षा के लिए वो जग रहे थे? उस कुटी में कौन सा धन था? तो उसमें सीता माता रूपी धन थी, सीता थी, इसीलिए जो है वो जग रहे थे। अगला पंक्ति है बच्चों चौथा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो इस चौथी पंक्ति का भावार्थ यह है बच्चों कि यह निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है तथा रात भी बहुत शांत है, वायु मंद मंद उन्मुक्त रूप से यानी स्वतंत्र रूप से बह रही है तथा कोई भी दिशा दुखी नहीं है, अर्थात प्रत्येक दिशा जो है वो प्रसन्न है, खुश है। इस शांत रात में भी विधाता का कार्यकलाप नहीं रुकता है, भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो नहीं रुकते हैं बल्कि चलता रहता है, किंतु विधाता का यह कार्यकलाप चुपचाप तथा शांति से चलता रहता है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, मतलब नियति यानी विधाता के जो भी कार्यकलाप हैं वो इस शांत रात्रि में भी चुपचाप चलते रहते हैं। पांचवा पंक्ति है बच्चों, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब बच्चों यहाँ पे रात में जब ओस पड़ती है, ओस की बूंदें, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है, किंतु सुबह होते ही, मतलब धरती पे बहुत सारे ओस की बूंदें पड़े होते हैं, जैसा लगता है कि मोती है, तो सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है, किंतु सुबह होते ही सूर्य उसे बटोर लेता है। और यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब सुबह होता है, सूरज निकलता है, तो उसकी गर्मी से सारे मोती जो है बिखर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। रात के समय धरती पर दिखने वाली ओस की बूंदों को कवि ने मोती कहा है, और सुबह होते ही सूर्य के प्रकाश के कारण ये बूंदें अदृश्य हो जाती हैं, इसीलिए कहा है उसको बटोर लेता है। तो इस तरह से ये पूरा भावार्थ था बच्चों, जो आपको लिखना है, याद करना है। फिर आता है शब्दार्थ टिप्पणी। देखो यहाँ शब्दार्थ टिप्पणी में पहला शब्द है चारू, चारू का मतलब सुंदर, अवनी मतलब पृथ्वी, अंबर मतलब आसमान, तृण मतलब तिनका या घास, तरु मीन्स होता है पेड़ बच्चों, पण यानी पत्ता, धनुधर का मतलब होता है धनुष धारण करने वाला, भुवन का मतलब जगत, कुसुमा युद्ध मतलब कामदेव फूलों का बाण जिसका हथियार है। कामदेव हमेशा अपने हाथ में धनुष लेकर चलते हैं और उनका धनुष और बाण जो होता है वो फूलों का होता है। विराग का बैराग्य होगा बच्चों, प्रहरी मतलब पहरेदार, रत मतलब लीन, निस्तब्ध यानी शांत, गंधवा मतलब वायु, निरानंद मतलब आनंद रहित, उदास मतलब दुख, नियति का मतलब होता है सृष्टि का नियंत्रण करने वाला, भाग्य, और वसुंधरा मतलब पृथ्वी होता है बच्चों, और रवि का मतलब होता है सूर्य। अब बच्चों आता है अभ्यास का प्रश्न। तो सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है चंद्रमा की किरणें कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। तो बताओ बच्चों, चंद्रमा की किरणें जल और थल दोनों जगह पे पड़ रही हैं। प्रश्न नंबर 2 है कुटिया कहाँ पर बनाई गई है। तो कुटिया 5 वृक्षों की सामूहिक छाया में अर्थात पंचवटी में बनाई गई है। नींद पर किसने विजय प्राप्त कर ली है बच्चों। तो नींद पर श्री लक्ष्मण ने विजय प्राप्त कर ली है। जब राम और सीता अंदर कुटी में सो रहे होते हैं तो लक्ष्मण जो है जग रहे होते हैं। तो नींद पर विजय जो है लक्ष्मण ने प्राप्त की है। किसकी रक्षा में लक्ष्मण का तन मन जीवित अर्पित है। तो श्री राम और सीता माता की रक्षा में लक्ष्मण का तन मन जीवन सब जो है अर्पित है बच्चों। अब आता है बच्चों स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कवि ने लक्ष्मण के लिए किन विशेषण का उपयोग किया है। तो कवि ने लक्ष्मण के लिए धीर, वीर, निर्भीक, बैरागी आदि विशेषण का उपयोग किया है। दूसरा प्रश्न है नियति किस तरह अपना कार्य कर रही है। तो बताइए बच्चों। तो निर्मल चांदनी बहुत ही सुंदर है तथा रात भी शांत है, वायु मंद मंद चल रही है और सभी जो दिशा है वो सुखी हैं, प्रत्येक दिशा प्रसन्न है। इस शांत रात में भी विधाता का कार्यकलाप नहीं रुकता है। नियति जो है यानी विधाता का कार्यकलाप नहीं रुकता है, चुपचाप शांत रात्रि में भी नियति का कार्य इस तरह से कर रही है। तीसरा प्रश्न है इस कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए।
तो यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताना है बच्चों जो कविता में आया है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में रात्रि का सुंदर वर्णन है। रात्रि शांत है, चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल आसमान में खेल रही हैं, मंद मंद पवन चल रहे हैं, चारों ओर सुगंधित वातावरण है, आनंद चारों ओर फैला हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। कविता में से निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। तो पृथ्वी पर निकली हरी घास की नोक हिल रही है, मानो पृथ्वी उन्हीं के द्वारा अपनी पुलक को प्रकट कर रही है। तो ये पंक्ति नंबर 1 का ही है बच्चों। और दूसरा है रात्रि में चारों ओर चांदनी छिटकी है, वातावरण शांत है। तो इसमें जो है ये पंक्ति नंबर आपका आ जाएगा 2, पंक्ति नंबर 4 आ जाएगा इसमें बच्चों, सॉरी। रात्रि में चारों ओर चांदनी छिटकी हुई है और वातावरण शांत है, तो इसमें आ जाएगा पंक्ति नंबर 4। अब आता है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित पंक्तियों को विस्तार से समझाइए। तो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। तो इसका भावार्थ अभी समझाए थे, फिर एक बार हम बता देते हैं। सबके सो जाने पर धरती चारों ओर मोती बिखेर देती है, किंतु सुबह होते ही सूर्य उसे बटोर लेता है। रात के समय धरती पर दिखने वाली ओस की बूंदों को कवि ने मोती कहा है, और सुबह होते जब सूर्य की किरणें जो है निकलते हैं बच्चों, तो वो मोती जो है उसमें अदृश्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। सूचना अनुसार लिखिए। यहाँ पे समानार्थी शब्द। चंद्रमा का मतलब होता है शशि, पवन यानी हवा, भुवन यानी जगत, जंगल मीन्स कानन या वन, निशा मतलब रात्रि। दूसरा है विरोधी शब्द लिखिए। आकाश, आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? धरती। लोक का परलोक, चंचल का स्थिर, योगी का भोगी, स्वामी का दास। 5वां प्रश्न है सोच कर लिखिए। प्रकृति से विमुख होकर आज हम क्या क्या खो रहे हैं? अपने विचार लिखिए बच्चों। तो इसको तो आपको स्वयं लिखना है, फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। आज के यांत्रिक युग में मनुष्य विकास की दौड़ में अंधा हो गया है बच्चों। पेड़ पौधों को नष्ट कर रहा है, जंगलों का विनाश हो रहा है, पानी के जो कटाव है उसको रोक नहीं पा रहे हैं, उपयोग हो रहा है उसका अंधाधुंध, जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। ज़मीन के गर्भ में से खनिजों को खोद रहे हैं, मील कारखाने, धुआं पर्यावरण में, ये सब जो है पानी में उलेड़ा जा रहा है। चारों तरफ जो है पर्यावरण असुरक्षित हो रही है। इस प्राकृतिक प्रदूषण ने मनुष्य का जीवन कठिन बना दिया है। ना स्वच्छता है, ना हवा स्वच्छ हवा मिल रही है, ना जो है पानी स्वच्छ मिल रहा, पानी की भी तंगी हो गई है। ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है और पृथ्वी की जो हरियाली वो धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। तो ये हम जो कुछ अमूल्य चीज़ें हैं वो प्रकृति से विमुख होकर खो रहे हैं बच्चों। 6वां क्वेश्चन है मौखिक। प्रस्तुत कविता का ज्ञान कीजिए, यानी इस कविता को मुँह ज़बानी याद करिए और इसको जो है आप सुनाइए कक्षा में। तो इस तरह से ये पूरा पोएम और स्वाध्याय समाप्त होता है। इन सब पोएम और स्वाध्याय को आपको लिखना है, याद करना है। ओके, थैंक यू।